हेमन, आवाज आ रही है आपको? आ रही है। अच्छा, हम लोगों ने अभी कितने क्लासिफिकेशन सिस्टम किए हैं? 3 किए हैं, टोटल 3 किए हैं, जिनमें पहला कौन सा था? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, फिर 3 था, और फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की जो बेसिस थी वो 3 थी। कौन कौन सी 3 थी बता सकते हैं? एक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो मुझे याद आ रहा है, एक था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा था जीन्स या जेनेटिक, और तीसरा जो था वो उसकी सेल, हाँ, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे जो है वो 5 किंगडम्स बनाई गई थी। अब हमें पता है, जैसे आजकल भी शहजादा कोरोना वायरस चल रहा है। अच्छा, आजकल भी जो है वो क्या चल रहा है? कोरोना वायरस चल रहा है, वो भी वायरस की ही एक फॉर्म है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हमने ये देखना है कि वायरसेस को किस किंगडम में डाला गया, ठीक है, और अगर किंगडम में डाला गया तो उसके लिए किन बेसिस में उसे किंगडम में इंक्लूड किया गया, पहली बात तो ये। तो अब हम इसमें वो रीड करते हैं। तो स्टेटस ऑफ वायरस एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ है, इसको जो है ये हम रीड करने जा रहे हैं। वायरस के बारे में वो कहते हैं कि भाई जो वायरस है ना, ये बॉर्डर लाइन पे आता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग, हाँ, ये बॉर्डर लाइन पे आता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के। यानी इसमें कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो कि लिविंग थिंग की हैं, और कुछ करेक्टरिस्टिक हैं जो किसकी हैं? नॉन लिविंग थिंग की है। अगर आप नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं कि नॉन लिविंग थिंग की कौन सी करेक्टरिस्टिक है, तो नॉन लिविंग थिंग की ये करेक्टरिस्टिक है कि इसका जो नेचर है वो क्रिस्टलाइन नेचर की है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि इसे हम कहते हैं ये नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप इसके सेलुलर स्ट्रक्चर को देखते हैं तो इसके अंदर कोई प्रॉपर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, ये ए सेलुलर होता है। और इसके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले भी, जिनमें इसका डीएनए आ जाता है, ठीक है। तो इसके क्योंकि अंदर डीएनए मौजूद होता है, और डीएनए मुझे पता है कि वो एक जेनेटिक मटेरियल है, और उसमें जीन्स की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। जैसे अगर आपकी कुछ आदतें, इवन बैठने का तरीका, चलने का तरीका, और 90 कहा यह जाता है कि 90% आपकी आदतें जो है वो प्री डिफाइंड होती हैं, कि आपके दादा, लक्कड़ दादा, और पता नहीं कौन कौन से दादे, और उनकी जो जनरेशन टू जनरेशन करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रही हैं, हर एक का कुछ ना कुछ हिस्सा आपके डीएनए में मौजूद होता है, और आपकी आदतें उनसे मिलती जुलती होती हैं। यानी 90% आपके करेक्टरिस्टिक्स जो हैं, कि आप चलेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे, आप सोचेंगे या नहीं सोचेंगे, ये आपके डीएनए में पहले से इंफॉर्मेशन जो है वो मौजूद होती है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्या कहना चाहिए, रिफाइन होती रहती है। तो डीएनए किसकी प्रॉपर्टी है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन नेचर है वो किसकी थी? वो नॉन लिविंग की करेक्टरिस्टिक थी। तो हम इसलिए कहते हैं कि वायरस किस में आता है? बॉर्डर लाइन पे आता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के, ठीक है। अब यहाँ से मैं आपको कोरोना के बारे में थोड़ा सा बताता चलूँ, जो चीज़ कंफर्म है कि इसके ना मुख्तलिफ वो क्या लफ्ज़ कहना चाहिए, इसके मुख्तलिफ किस्में आई, कि एक किस्म थी उसकी वजह से, जो आप लोगों ने शुरू में भी चाइना की वीडियोस कुछ देखी होंगी, कि खड़े खड़े बंदा बेहोश होता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन फिर हमें पता चला कि इसको कहते हैं, इसकी मुख्तलिफ स्ट्रीम्स आती हैं, ठीक है। तो फिर इसकी एक नई फॉर्म आई, उसमें क्या होता था कि जो आपको उसके सिम्टम्स वगैरह वो नज़र आते आते 5 से 14 दिन लग जाते थे। यानी अगर फ़र्ज़ करें, अल्लाह ना करे, यहाँ से किसी को कोरोना का वायरस जो है वो उसकी बॉडी में चला जाता है, यहाँ पे सरफेस पे हो सकता है, लेकिन जब उसकी बॉडी में चला जाएगा तो कम अज़ कम 4 से 5 दिन लगेंगे कि उसके सर में दर्द होगा, बुखार होगा, वगैरह वगैरह, और इस तरीके से उसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू होंगे, जो कि 5 से 14 दिन लगते हैं। इसीलिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो बैठ जाओ यहीं पे आके, इसीलिए आप लोगों ने नोट किया होगा कि उसकी जो लॉकडाउन वगैरह भी इनिशियली किया जाता है वो 7 दिन या 14 दिन का ही किया जाता है, कि अगर किसी में वो सिम्टम्स हैं तो वो नज़र आ जाएं, और उसको जो है वो बाकियों से आइसोलेट किया जा सके, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि स्टेटस ऑफ वायरस जो है वो क्या है, कि ये बॉर्डर लाइन पे आता है लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग के। लिविंग थिंग में क्या करेक्टरिस्टिक है, कि इसके अंदर डीएनए होता है, और नॉन लिविंग थिंग किसकी क्या करेक्टरिस्टिक है, ये क्रिस्टलाइन नेचर का होता है। वायरसेस के अंदर
या तो डीएनए होता है या आरएनए की फॉर्म में होता है या डीएनए होता है खुद होता है। और आमतौर पे ये डीएनए और आरएनए जो है वो किसके कोट में होता है, वो प्रोटीन के कोट में होता है, यानी उसको प्रोटेक्ट किया हुआ होता है प्रोटीन के कोट ने। अब इसी तरह इसके ऊपर एक फैटी लेयर होती है, इसलिए अगर आप जब भी सादे पानी से धोते हैं हाथ तो वो काफ़ी नहीं होता। अगर मैं फिर रिलेट करूं कोरोना से, तो सादे पानी से हाथ धो लेना काफ़ी नहीं होता, क्योंकि सादा पानी जो है वो चिकनाई के, अगर आप कहीं पे कुकिंग ऑयल भी गिराओ जो कि फैटी नेचर का है तो वो कभी भी सादे पानी से साफ नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि आप बेशक सैनिटाइजर यूज़ ना करें, शुरू में एक बड़ी हवा चली कि जी सैनिटाइजर यूज़ होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो उसमें फिर बाद में जाके जो है वो जब नॉलेज इंसानों की बढ़ी तो उनमें नॉलेज में ही पता चला कि जो सैनिटाइजर है उससे बेहतर, सबसे बेहतर क्या है कि आप आम ब्यूटी सोप जो है वो यूज़ करें। बस ये ख्याल रखना है कि आप हाथ में जो है वो 30 सेकेंड्स तक आपने उसको झाग जो है उसको हाथ के ऊपर रब करते रहना है, और उससे क्या होगा कि उसकी जो फैटी लेयर है वो डिस्ट्रॉय होगी, वो डिस्ट्रॉय होगी तो अंदर से डीएनए एक्सपोज होगा और वो स्प्लिट हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, और कोरोना वायरस इस काबिल नहीं रहेगा कि वो आगे जिंदा रह सके। तो इस तरीके से जो है इसको हम लेके चलते हैं या इसको रिलेट कर लिया। और फिर हमें ये भी पता है जैसे कोरोना वायरस भी इंसान की बॉडी में जाता है और फिर उसकी डिवीजन बहुत ज़्यादा होती है और वो बाकायदा हाईजैक कर लेता है मुख्तलिफ आपके बॉडी पार्ट्स को कि उनको अपनी मर्जी के। अच्छा, ये भी इसमें एक स्ट्रीम आई थी कि ये क्या करता था कि अगर एक बॉडी के फर्ज करें कि वायरस मौजूद है लंग्स में, तो बीमारी या उसके सिम्टम्स आपके किसी और बॉडी पार्ट में नजर आते थे, जिसकी तरह वो जैसे डॉज कर रहा था कि आप उस जगह का इलाज करें और वायरस असल में रिजाइड किसी और जगह पर कर रहा होता था। तो इस तरह उसकी मुख्तलिफ स्ट्रीम्स आई थी। अब आगे चलते हैं, तो इसमें हम ये कह रहे थे कि ये इसकी करैक्टरिस्टिक है कि ये क्या करता है कि ये रिप्रोड्यूस भी करता है, और हमें पता है कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए जो है क्योंकि ये रिप्रोड्यूस कर सकता है इसलिए इसकी जो है ये मुख्तलिफ बीमारियां कॉज करता है, और इसको हम ऑर्गेनिज्म फिर भी कंसिडर नहीं करते, और इसलिए इसको क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करते तो इसकी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जगह नहीं बनती। ठीक कह रहा हूँ अब्दुल रहमान? चलो अच्छा है, आप लोगों को समझ आ गई? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो प्रियॉन्स और विरोइड्स ये दो किस्म के पार्टिकल्स हैं, इनको भी आप 5 किंगडम में नहीं डालते, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी जाता है, तो इससे आगे आप लोगों ने खुद रीड कर लेना है। स्टेटस ऑफ वायरसेस मैं आपको 99% बता चुका हूँ। ठीक है, एक लाइन है वो पढ़ लीजिएगा, कोई मसला मुझसे कल पूछ लीजिएगा, कल हमने इसका ये चैप्टर भी क्लोज कर देना है, कोई और मसला हो तो इसे पीछे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, ओवर एंड आउट, अल्लाह हाफिज़।